एक गांव शिमला में एक लड़का रहता था, सूरी। सूरी के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में सूरी से कोई ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। हे, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है। वो घर आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ सूरी, तू मायूस क्यों है आज? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा, ले। पापा, कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में से यही काम मिला। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी खेलते हैं। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। सूरी के अब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर लेकर जाना, वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है, ठीक है? जी पापा, जरूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। सूरी खुशी से पिताजी के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुप में बांटूंगा, जिसमें एक लीडर भी होगा। वो सब एक साथ में रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए ना? सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे किसको लीडर बना दिया? इसको तो चाय के अलावा कुछ नहीं आता। सब हंसने लग जाते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुके तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लो, लीडर बना दिया तो अब हम पे हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना हो तो जा, हम थोड़ा नाश्ता करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तू जा। सूरी के मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी सूरी उन्हें नहीं छोड़ता और उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद वो अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो अंधेरा हो गया, अब तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। कुछ ही वक्त में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें आवाज लगानी चाहिए। तुरंत ही वो चारों टीचर और अपने क्लास के विद्यार्थियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हाँ, टीचर, टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए हैं, कोई है? सब चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता।
लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं पता, इसीलिए हमें यहीं रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक जाएं। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या मालूम हम सही जगह पहुंच जाएं। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें खोजते हुए आ ही जाएंगे। हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको उसकी बात ठीक लगती है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है और उनके पास बचा खाना भी खत्म होने लगता है। हाँ, अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और पानी भी खत्म हो जाएगा। अब भी कहता हूँ मैं, हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? रास्ता तो बंद है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर ना हमें खा जाए। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ और सब लोग आग जलाते हैं। कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है। हम क्या करेंगे, इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से चूर कर मर जाएंगे। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। वो आग बुझने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। सूरी तुरंत वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देते हैं, लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता है। वहीं पास में जमीन पर बर्फ पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। उसे पीने के बाद सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन अयन सिर्फ चुपचाप चाय पीता है। कुछ ही देर में उन्हें पत्तियों की आवाज आती है और वो अपने पीछे की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके टीचर आ रहे हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर उनकी तारीफें करते हैं तो अयन कहता है कि वो महफूज उनके लीडर सूरी की वजह से है। ये सुनकर सूरी को बेहद खुशी होती है। सूरी की कहानी सुनकर सब उससे दोस्ती करने आते हैं। अगर आज सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाला होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बातें बता दी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात तो मेरे पास भी है, मैंने अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। सूरी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं पिताजी, आपको काम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मुझे अब समझ आ गया है। सूरी के पिता ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने अब्बू की मदद करने लगा। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो सब उससे मिलकर उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने लगे। उधारपुर नाम का एक गांव था। गांव में था बब्बन टी स्टॉल। बब्बन नाम का एक बेरोजगार युवा टी स्टॉल चला के अपना गुजारा करता था। काफी सारे गांव वाले सुबह शाम बब्बन के टी स्टॉल पर चाय पीने आते और लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते। वो अपना भीखू? हाँ भीखू, उसका क्या? चिल्लमबाजी के लिए 8 रुपया मांग रहा था। मैंने कहा 8 रुपया नहीं 10 रुपए ले ले। तभी बब्बन रजिस्टर में हिसाब देखकर बोला, शिवा भाईजान, तुम्हारे खाते में 1000 रुपए हो गए हैं। कब दे रहे हो? दे दूंगा सब एक साथ। आज का बिल उसमें जोड़ देना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? ऐसा कहकर शिवा करीम के चाय के खाली कप बब्बन के सामने रखकर चला गया और बब्बन खाली कप देखता रहा। चाय के पैसे किसी ने नहीं दिए। सारा हिसाब खाते में दर्ज किया था और बब्बन का गल्ला बिल्कुल खाली था। बब्बन ने बही खाता और उधारी से तंग आकर सरपंच से शिकायत की। चचा जान, नौकरी नहीं मिली तो चाय का स्टॉल खोला। स्टॉल देख के मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था।
लेकिन लड़की के भाई ने बही खाता देखकर रिश्ता तोड़ दिया। लोग पैसे नहीं देते, मैं कैसे जीऊं चचा जान। सरपंच ने बही खाता देखकर उन सारे लोगों को पंचायत में बुलाया जिनसे बब्बन को पैसे लेने थे। मूर्ति तुम्हारे 2000 रुपए, किशन तुम्हारे 1500, मल्हारी और शिवा तुम्हारे 2200, और भी कई लोगों के काफी सारे पैसे बनते हैं। कब दे रहे हो? सरपंच की बात सुनकर उधार नारायण सरपंच से कहने लगे, सरपंच जी, आप तो जानते हो बारिश लेट हुई है, उसमें फसल लेट तो पैसे कहाँ से आएंगे? जैसे ही आएंगे सब एक साथ दे देंगे, साथ थोड़ी लेके जाना है। ये सुनकर बब्बन गुस्से में बोला, दिवाली में बाइक खरीदने को शराबपंथी करने के लिए पैसा है और चाय के पैसे नहीं हैं। सरपंच जी, हमने अपने हालात बता दिए, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बब्बन फिक्र मत करो, गांव ही के लोग हैं, दे देंगे। परेशान बब्बन घर आकर सोचने लगा। सोचा था सरपंच के जरिए पैसा वसूल लूंगा, पर सरपंच भी उधार नारायणों का नारायण निकला। अब मैं क्या करूं? तभी बब्बन को बचपन के दोस्त गोटिया का कॉल आया। गोटिया शहर की कांच फैक्ट्री में काम करता था। हाँ गोटिया बोल, मैं कल गांव आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? चाय के कप लाऊं? चाय का बड़ा सा लंबा चौड़ा कप लेकर आ, उसमें चाय डालकर डुबकियां लगाऊंगा। क्या हुआ? क्या परेशानी है? बब्बन ने ये सारा वाकया गोटिया को सुनाया तो गोटिया बोला, फिक्र मत कर, मैं गांव आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरे रोज गोटिया बब्बन से मिलने उसके घर पहुंचा। बब्बन को देखकर गोटिया बोला, चल मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। दोनों घर के पिछवाड़े आए और बब्बन ने देखा एक बहुत बड़ा चाय का कप खड़ा था। या खुदा, ये क्या है? तू तो सचमुच लंबा चौड़ा कप ले आया। मुझे मारने का इरादा है क्या? सुन, तुम्हारी वसूली वसूलने का मेरे पास एक जबरदस्त तरीका है। फिर गोटिया ने तरीका सुनाया तो बब्बन खुश होकर चिल्लाने लगा, अरे वाह गोटिया, समझो वसूली हो गई। उधार नारायणों को चाय की तलब लगते ही सब चाय पीने बब्बन की टी स्टॉल के सामने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टी स्टॉल के सामने एक बहुत बड़ा चाय का कप चाय के साथ खड़ा था। कप के सामने एक ऊंची सीढ़ी लगी थी और बब्बन गोटिया के साथ भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। उधार नारायणों को देखकर गोटिया बोला, ये चाय से भरा विशाल कप जो कोई खाली करेगा उसके पैसे माफ, उसका खाता सफा कर दिया जाएगा। ये सुनकर उधार नारायण चिल्लाकर बोले, मैं करूंगा कप खाली। नहीं, मैं करूंगा। इस प्रकार शोर शराबा शुरू हुआ तो गोटिया बोला, अरे ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम सब मिलके इसे खाली करो, लेकिन एक शर्त है। ऐसी शर्त है, अगर कप खाली नहीं हुआ तो जितनी वसूली बाकी है उससे दुगने पैसे तुम्हें बब्बन को देने होंगे। मंजूर है? फिर क्या था, उधार नारायणों को एक लंबी स्ट्रॉ दी गई और सारे उधार नारायण सीढ़ी के जरिए कप के मुंह पर चढ़ गए और गरम चाय में स्ट्रॉ डालकर खींचने लगे। पहले तो उन्हें मजा आया, लेकिन बाद में सब परेशान हो गए। चाय का कप खाली ही नहीं हो रहा था और चाय पीने के उनकी सीमा ने भी जवाब दे दिया था। चाय पेट भर के पीने से एसिडिटी खलबली मचाने लगी और उधार नारायण उल्टियां करते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे और सर झुकाकर उनके सामने खड़े हुए। कब जैसा का तैसा था।
देखा, तुम सब लोग इकट्ठा होकर भी एक साथ कप खाली नहीं कर पाए और सारी उधारी एक साथ चुकाने की बात करते हो। इस कप की तरह तुम्हारी उधारी एक साथ नहीं चुका पाओगे। अरे जैसे तुम्हें थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए, वैसे ही मुझे जीने के लिए थोड़े थोड़े पैसे चाहिए। एक साथ पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे तुमसे डबल पैसे नहीं चाहिए। बस मेहरबानी करके मेरे जितने बनते हैं उतने दे दो। ये सुनकर सारे उधार नारायण पैसे निकालकर बब्बन के हाथों में थमाने लगे और शर्म के मारे सिर नीचे झुकाकर वहाँ से दफा होने लगे। इस प्रकार गोटिया के सूझबूझ और विशाल चाय के कप से बब्बन की सारी वसूली वसूल हो गई। एक गांव में शंकर अपनी छोटी सी बेटी राखी के साथ रहता था। शंकर एक गरीब किसान है, उसकी मूछें नहीं है। शंकर का पड़ोसी महिपाल भी किसान है, लेकिन उसके पास ज्यादा खेत है तो वो नौकर रखता है। महिपाल की भी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है रचना। रचना बहुत ज्यादा मगरूर है। राखी स्कूल जा रही है, तभी रास्ते में उसको रचना भी स्कूल जाते हुए दिखती है। ओहो, ये गरीब लोग भी न जाने सुबह सुबह कहां से मेरे सामने आ जाते हैं और मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। तुम दूसरे रास्ते से जाया करो। क्यों? मैं दूसरे रास्तों से? मेरे अब्बा इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं, और तुम्हारे अब्बा की तो मूछें भी नहीं है और उनसे तो कोई बात भी नहीं करता। सब लोग उन्हें अपने पास से भगा देते हैं। राखी इस तौहीन से बेहद गमज़दा हो गई है और वो स्कूल भी नहीं गई। वहाँ से वापस अपने घर आ गई, जहाँ शंकर खाना पका रहा है और खेत जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? अब्बा, हम इतने गरीब क्यों हैं? किसने कहा बेटी कि हम गरीब हैं? अब्बा, सब कहते हैं कि हम गरीब हैं। अगर हम गरीब नहीं हैं, तो गांव का कोई भी शख्स आपसे ठीक से बात क्यों नहीं करता? बेटी, गरीब वो होता है जिसकी थाली में रोटी ना हो, लेकिन खुदा ने हमें 2 जून की रोटी तो दी है। तुझे स्कूल में तालीम मिल रही है, हमें और क्या चाहिए बेटी? ठीक है, मैंने मान लिया कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन आपकी मूछें क्यों नहीं हैं? मुझे मालूम है कि तुमको जरूर रचना ने कुछ बोला होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पर मूछें दिखनी चाहिए ताकि बाकी गांव वाले भी आपकी इज्जत कर सके। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आज शाम को ही आपके चेहरे पर मूछ दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बहुत मायूस हो जाता है और अपने खेत पर चला जाता है। बेटी की बात सुनकर आज शंकर का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसे राखी की बात बार बार याद आ रही है। इसीलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं अपनी नन्ही सी शहजादी को कैसे बताऊं कि मैं कितना गरीब हूं, कि मैं मूछें नहीं रख सकता, क्योंकि ये गांव इस बात को मंजूर नहीं करेगा। और अगर आज मूछ नहीं रखी तो वो खाना नहीं खाएगी। मूछों को अगर बढ़ाऊं तो एक दिन में तो आएगी नहीं। या अल्लाह, तूने मुझे किस उलझन में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन करेगा? शंकर सवालों के जाल में उलझता है और बिफर कर रो रहा है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। कुछ देर में पेड़ के नीचे भी धूप आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। शंकर के चेहरे पर कुछ वजन ही लगता है। वो हाथ लगाकर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि शंकर के चेहरे पर जादुई मूंछें लग चुकी हैं। मेरे चेहरे पर मूंछ कहां से आ गई? कहीं से ये राखी की शरारत तो नहीं?
हो सकता है कि वो आसपास ही कहीं छुप कर बैठी हो। मैं मूछें खींच कर देखता हूँ। राखी ने जरूर इनको फेविकोल से चिपकाया होगा। फिर इस राखी की खबर लेता हूँ। शंकर अपनी मूछें खींच कर देखता है तो वो मूछें बाहर नहीं आती, बल्कि उससे सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। ये क्या है? ये तो कमाल हो गया। या अल्लाह, मैं तो माला माल हो गया। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी पेड़ से एक देवी निकल कर आती है। वत्स, मैं दौलत की देवी हूँ और ये जादुई मूछें हैं। अब तुम भी नकली दौलतमंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और बता सकते हो कि मूछें रखने या ना रखने का ताल्लुक पैसों से नहीं है, बल्कि अपनी शौक से है। तुम अपनी मूछों से हर रोज 100 सोने के सिक्के निकाल सकते हो। बस तुमको मूछों को थोड़ा सा खींचना है और सिक्के नीचे बिखर पड़ेंगे। दौलत की देवी वहां से गायब हो जाती है और शंकर सारे सिक्के उठाकर अपने घर की ओर चलता है। शंकर घर जा रहा है, तभी रास्ते में उसे महिपाल मिल जाता है। अरे शंकर, लग रहा है तुम पागल हो गए हो। क्यों महिपाल भाईजान? हमें तो लग रहा है कि आप पागल हो गए हो। तू मेरा मखौल उड़ा रहा है। क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मैं दौलतमंद काश्तकार हूँ और तू मेरे सामने मूछें नहीं रख सकता? खुदा बड़े बोल ना बुलवाए, लेकिन भाईजान वक्त सबका बदलता है। और ये देखो, मेरे पास अब 100 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम्हारे पास हैं तो दिखा दो। महिपाल वहां से खामोशी से चला जाता है और शंकर अपने घर पहुंचकर सारा वाकया अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। शंकर अब हर रोज अपनी मूंछों से रोज सोने के सिक्के निकालने लगता है और देखते ही देखते वो सिर्फ गांव का नहीं, पूरे इलाके का दौलतमंद शख्स बन जाता है। उसने एक आलीशान हवेली बना ली और नौकर रख लिए। राखी भी अब शहजादी बन के रहने लगी। शंकर आज सुबह सोकर उठा तो उसकी मूछें गायब हो गई और फिर दौलत की देवी प्रकट हुई और शंकर को बताया कि अब मूछों को उसके पास रखने का वक्त पूरा हो गया है। शंकर की हवेली में आज कुछ लोग आने वाले थे। शंकर, तुम इस इलाके के सबसे दौलतमंद शख्स हो, फिर तुमने मूछें क्यों कटवा दी? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सबने मिलकर बरसों तक मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कभी मूछ रखने का हक नहीं दिया क्योंकि मैं गरीब था, लेकिन मूछें किसी का शौक हो सकती हैं, उसकी औकात नहीं। और हाँ, किसी की भी हैसियत को उसकी मूछों से नहीं तौलना चाहिए। सब मिलजुल कर रहो और खुश रहो। इस तरह गांव में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और फिर बिना मूछ के लोग भी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। जगदीश का रेलवे स्टेशन पर भेल का ठेला था। आने जाने वाले मुसाफिर बड़े मजे से जगदीश की भेल खाया करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो रोज खुशी खुशी घर आता और अपनी बीवी को रोज की कमाई दिया करता था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना सविता, तो बहुत जल्द हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर, ऊपर वाला ऐसे ही अपना करम हम पर बनाए रखे। अब्बा, उस घर में मेरा अलग कमरा होगा। और मेरा भी। हाँ बिल्कुल। कुछ माह बाद जगदीश के ठेले पर पुलिस आई। तुम्हारा ये ठेला गैर कानूनी है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन साहब, मैं सालों से यहाँ ठेला लगा रहा हूँ। वो सब हमें नहीं मालूम, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जगदीश पुलिस स्टेशन पहुँचा तो इंस्पेक्टर ने उसे इंतबाह किया। जल्द से जल्द अपना ठेला खाली कर दो, वरना गैर कानूनी ठेला लगाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। लेकिन साहब, मैं कहाँ जाऊँगा? वो हमें नहीं मालूम, बस जल्द से जल्द वो ठेला वहाँ से हटा लो। इंस्पेक्टर की इंतबाह सुनकर जगदीश परेशान हो गया। वो सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला ही हमारी मदद करेगा।
हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अब उसका ही यकीन है। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। जगदीश घर से निकला और अपने ठेले के बारे में सोचने लगा। अब मैं क्या करूँगा? अपना ठेला कहाँ लगाऊंगा? क्या मैं अपना और अपने खानदान का गुजारा कर पाऊंगा? ऐ ऊपर वाले। ये सोच सोचकर जगदीश परेशान था। उसका रास्ते पर तवज्जो ही नहीं था। उसे पीछे से आने वाले ट्रक के हॉर्न की आवाज भी सुनाई नहीं दी और धड़ाम, उस ट्रक ने जगदीश को उड़ा दिया। जगदीश को जल्द ही अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो नहीं बच पाया। जगदीश के हंसते खेलते खानदान की खुशियां छिन गई। कुछ रोज बाद जब ये खानदान थोड़ा संभला, अब मुझे ही किसी काम की तलाश करनी पड़ेगी। नहीं अम्मा, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगा। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है अभी। इतना भी छोटा नहीं कि मेरे रहते हुए आपको काम करना पड़े। मैं अब्बा के ठेले पर भेल बेच लूंगा। वो ठेला रहेगा तभी तो तू भेल बेचेगा ना। क्या मतलब? उस रोज तेरे अब्बा उसी फिक्र में मारे गए। पुलिस ने तेरे अब्बा के ठेले को गैर कानूनी बताया और कहा कि जल्द से जल्द उसे खाली कर दिया जाए। अब हम क्या करेंगे अम्मा? मालूम नहीं, पहले चल ठेला खाली करते हैं। सविता और उसके बच्चे ठेले पर पहुँचे और ठेला खाली करने लगे। तभी पास ही ठेला लगाने वाला एक शख्स उनके पास आया। आदाब भाभी जान। भाईजान का सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। अगर आपको हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। भाईजान, अब उनके जाने के बाद मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। आपके लायक तो नहीं, लेकिन ये लड़का कर सकता है। ये तो अभी छोटा है। चचा जान, आप काम क्या है ये बताइए। यही तेरे अब्बा वाला काम। तुझे ट्रेन के अंदर घूम घूम कर भेल बेचना है। इससे अच्छी आमदनी होगी और ठेले का झंझट भी नहीं होगा। लेकिन क्या तू ये काम कर पाएगा? हाँ बेशक। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और तेरा स्कूल भी तो है। अम्मा, मैं स्कूल भी जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। राम को रास्ता मिल गया। अगले रोज से वो सिर पर टोकरी लेकर निकल पड़ा। भेल भेल ले लो, भेल भेल ले लो, भेल 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 ले लो, भेल। सफर कर रहे मुसाफिरों को राम की भेल बहुत अच्छी लगती और एकाएक उसका कारोबार बढ़ने लगा। अब से रोज सुबह वो स्कूल जाता और स्कूल से लौटकर 4-5 घंटे ट्रेन के अंदर भेल बेचा करता था और कमाए हुए सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख देता। अरे वाह, आज तो तेरी अच्छी आमदनी हुई है। वो आज मैंने 6 ट्रेन की बजाय 8 ट्रेनों में भेल बेची है। और इल्म है अम्मा, सभी को मेरी भेल बेहद पसंद है। होगी ही, तू इतनी मेहनत जो करता है। लेकिन बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रोज रात को सोता तो हूँ। मेरा मतलब है कि कभी छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ खेलने जा। जब से तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है तू खेलने ही नहीं गया। अम्मा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे खेलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। अब राम स्कूल से कॉलेज पहुँच गया। एक रोज वो ट्रेन में भेल बेच रहा था तो उसके कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसे देख लिया। ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ता है ना? ये तो भेल वाला है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हमारे कॉलेज में दाखिला दे देते हैं। वो लड़के राम पर तंज कसने लगते हैं, लेकिन उनकी बातों का राम पर कोई असर नहीं पड़ा। राम के इस काम की वजह से उसका घर चलता था। उसकी छोटी बहन कविता कॉलेज में पढ़ रही थी। वो खुश था। अम्मा, ये लीजिए कविता के कॉलेज की फीस और ये कुछ पैसे उसके लिए। नए कपड़े खरीद लीजिए, उसकी सालगिरह आ रही है ना। ठीक है। राम की खुशी अपने खानदान की खुशी में थी। 1 साल बाद राम को MBA कॉलेज में दाखिला मिल गया। आज वो बेहद खुश था। चाहे मैंने जो भी किया हो अम्मा, आज मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। होगा ही। ऊपर वाला हमेशा तेरे साथ है। तू हमेशा खुश रहे। राम ने MBA के दौरान भी ट्रेन में भेल बेचने का काम जारी रखा।
और देखते ही देखते राम का MBA भी मुकम्मल हो गया और उसकी छोटी बहन की तालीम भी। अम्मा, अब मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। किस चीज का कारोबार? चाय और नाश्ता। क्या मतलब? अम्मा, चाय और नाश्ते का कारोबार भले ही छोटा लगे, लेकिन इसकी कमाई बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारोबार की चेन हर नुक्कड़ और हर कोने में हो। जरूर होगी। सविता ने भी राम का साथ दिया और उन दोनों ने मिलकर उनका पहला चाय नाश्ता स्टॉल खोला। और राम की सोच बिल्कुल सही थी। चाय की दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक रुकने लगे। उसने नाश्ते में मिल रही चीजें भी बढ़ा दी। कुछ ही माह बाद, अम्मा, अब मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। मैं 2 और नए स्टॉल खोल सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? राम ने 2 स्टॉल और खोले, एक रेलवे स्टेशन पर और एक बाजार में। भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसके चाय नाश्ते की दुकान चल पड़ी। अब हर जगह ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। महज 2 साल के अंदर राम के चाय नाश्ते की चेन की 25 दुकानें खुल चुकी थी। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। अम्मा, देखो, भाईजान की तस्वीर अखबार में आई है। वाह, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया राम। इन सब का क्रेडिट आपको जाता है अम्मा। मुझे नहीं, इसका क्रेडिट तुझे और तेरी मेहनत को जाता है। खेल कूद की उम्र में तुझे काम करना पड़ा। अम्मा, यही तो मेरी जिंदगी की सबक थी। मैंने कारोबार को तजुर्बे से सीखा। शायद इसीलिए मेरा चाय नाश्ते का स्टॉल इतना बड़ा कारोबार बन चुका है। ऊपर वाला तुझे और तरक्की दे और तू हमेशा खुश रहे। उस साल राम को द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का खिताब दिया गया। जनाब, क्या आपको चाय का कारोबार छोटा कारोबार नहीं लगता? नहीं, कोई कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। और मैंने तो कई सालों तक ट्रेन में भेल बेची है। उसके मुकाबले तो ये काफी बड़ा कारोबार है। हमने सुना है आपने अपना MBA, अपनी बहन की तालीम, सब कुछ खुद संभाली है। जी, क्योंकि उस वक्त हमें संभालने वाला कोई नहीं था और शायद मेरे हालात ही वजह हैं कि आज मैं कामयाब हूँ। उस छोटे से राम को ट्रेन में भेल बेचने में शर्म नहीं आई, तभी तो इस बड़े राम को चाय बेचने में शर्म नहीं आई। बहुत खूब, तो सुना आपने, राम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कोई कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। राम की कामयाबी के पीछे थे उनके हालात। उन्होंने अपनी परेशानियों को हल कर अपनी किस्मत को बदल दिया।